श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। जब आप इस मंत्र को पढ़ते हैं तो आपके जीवन में किसी भी कार्य को जब आप करने जाते हैं उसमें आने वाली सभी विघ्न बाधा को भगवान गणेश हर लेते हैं। ज्योतिष विषय पर आज से एक नई श्रृंखला प्रारंभ कर रहा हूं जो कि वक्री ग्रहों पर है। और आज यह जो मैंने मंत्र पढ़ा आपके सम्मुख वह इसलिए पढ़ा ताकि आप वक्री ग्रह की महिमा को जान सकें। और यदि आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह वक्री है और उस जिस भी भाव में वह वक्री होकर के बैठा है उस भाव से संबंधित यदि कोई कार्य आप करने जा रहे हैं तो मैं समझता हूं कि आप यदि यह श्लोक पढ़ेंगे, यह मंत्र पढ़ेंगे, भगवान गणेश की स्तुति कर लेंगे तो आपके जीवन की विघ्न बाधा में ह्रास होगा, अर्थात विघ्न बाधा कम हो जाएंगे, विघ्न बाधा भगवान गणेश हर लेंगे और आप सफलता को प्राप्त करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं आपके सम्मुख वक्री ग्रह से संबंधित विषयों पर विनम्रता पूर्वक जो भी मेरे संज्ञान में है, जो भी मेरे ज्ञान में है, उसको आपके समक्ष प्रस्तुत करने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो देखिए, जब आप वक्र शब्द की बात करते हैं तो एक वक्र शब्द तो हमने अभी आपको यह मंत्र पढ़ा उसमें आपको मिला। इसके अतिरिक्त जब मैं वक्र शब्द पर ध्यान देता हूं तो मुझे याद आता है कि जब मैं कक्षा 6 का विद्यार्थी था तो मेरी शिक्षिका अर्थात जो मेरी टीचर थी श्रीमती रश्मि भटनागर जी, उन्होंने हम लोगों को गणित की विशेष रूप से रेखा गणित ज्योमेट्री में बताया कि एक सरल रेखा होती है और एक वक्र रेखा होती है। तो सरल रेखा वह रेखा होती है जो कि दो बिंदुओं के मध्य की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के अतिरिक्त शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आपने पाया वह तो सरल रेखा हो गई और उसके अतिरिक्त कोई भी लाइन आप बनाइए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है तो वह वक्र रेखा है। अब जरा विचार करिए कि क्या हम इस बात को ध्यान में रखते हुए वक्री ग्रह को समझने का प्रयास करते हैं? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर हमें खोजना चाहिए। इसी प्रकार से वक्री के मामले में एक और आता है साहित्य में कि एक वक्रत्व अलंकार होता है। देखिए, हमारा साहित्य बड़ा ही बृहद है और यह जो वक्रत्व अलंकार है यह भी बड़ा ही साहित्य को रुचिकर बनाते हैं। अलंकार किसी भी साहित्य की विशेष सुंदरता को दर्शाते हैं। तो वक्रत्व अलंकार इस प्रकार से आता है कि यदि कोई व्यक्ति कहे किसी तीसरे व्यक्ति के लिए कि रोको मत जाने दो, उसने कहा रोको मत जाने दो और समझने वाले ऐसा समझें कि रोको मत जाने दो। तो देखिए, शब्द एक ही है, वाक्य एक ही है, परंतु बोलने के प्रक्रिया में, व्यक्त करने की प्रक्रिया में सिर्फ किसी एक शब्द पर हमने ज्यादा दबाव दे दिया और अर्थ का अनर्थ हो गया। तो जरा विचार करें, कहीं वक्री ग्रहों के मामले में क्या इस प्रकार से भी एनालिसिस कुछ हो सकती है? इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है कि ग्रह तो वही है, ग्रह वही है, राशि वही है, सिर्फ वह वक्री हो गया है। तो दृश्यमान तो वही हो रहा है पर उसकी गति का भिन्नता है और गति की भिन्नता की वजह से कहीं उसका अर्थ तो नहीं बदल रहा है। यह बात विशेष विचारणीय होती है। तो यह बात मैं आपको वक्री ग्रह को समझने के दृष्टिकोण से बता रहा हूं ताकि आप वक्री ग्रह के अर्थ को समझें और इसके पीछे जो रहस्य है उसको भी जानने का प्रयास करें। एक चिंतन मेरे मन में यह भी आता है कि वक्री ग्रहों के ऊपर हमारे क्लासिकल टेक्स्ट में बहुत ज्यादा नहीं लिखा है। तो जब बहुत ज्यादा नहीं लिखा है तो फिर हम लोग इन वक्री ग्रहों पे कहीं ऐसा तो नहीं किया अत्यधिक चिंतन कर रहे हो। कई बार ऐसा भी मन में धारणा आती है, विचार आता है कि प्राचीन ज्योतिषाचार्यों ने, ज्योतिष के गुरुजनों ने वक्री ग्रहों पर बहुत ज्यादा इसलिए शायद नहीं लिखा होगा क्योंकि उनको वह उतना महत्वपूर्ण नहीं लगा, अर्थात शायद यह इतना महत्वपूर्ण विषय ना भी होए और हो सकता है कि इसकी कोई पहेली अंदर हो जो हमें कि ग्रंथों को और अच्छे से जब लोग पढ़ेंगे तो जानेंगे। तो इस पर भी पूरी बात, इस प्रश्न पर भी मैं विचार करूंगा और आपके समक्ष इस दिशा में भी बात
किया जाएगा। एक विचार आता है वक्री ग्रहों पर कि बहुत जगहों पर मिल जाता है कि जो ग्रह उच्च का है वक्री होने पर वह नीच का फल दे देगा, और जो ग्रह नीच का है वह वक्री होने पर उच्च का फल दे देगा। यह भी विचारणीय विषय है कि क्या ऐसा ग्रह कर सकता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने कमेंट लिख सकते हैं कि आप वक्री ग्रह के बारे में आपकी अपनी धारणा किस दिशा में ज्यादा है, किस पॉइंट पर आप ज्यादा बल देते हैं। मैं अपनी बात अवश्य बताऊंगा आने वाले वीडियोस में। वक्री ग्रहों के फलित पर जो प्रचलित धारणाएं हैं उस पर भी मैं आपके समक्ष प्रकाश डालना चाहता हूं। और यह प्रचलित धारणाएं जो हमारे गुरुजनों ने बताया, जो विभिन्न टेक्स्ट में और आधुनिक टेक्स्ट में भी मिलता है, वह कुछ इस प्रकार से है कि अलग अलग विद्वान अलग अलग बात कहते हैं। और कई जगहों पर ऐसा आता है कि उच्च का ग्रह नीच का फल देता है और नीच का ग्रह उच्च का फल देता है। यह वक्री ग्रहों के बारे में एक विशेष धारणा है। इसके अलावा कुछ विद्वान ज्योतिषी ऐसा भी कहते हैं कि वक्री ग्रह पिछले जन्म के किसी दोष को, कोई पछतावे को भी बताते हैं। ऐसा भी अलग अलग लोग बात करते हैं, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। एक यह भी मत बहुत ज्यादा है ज्योतिषियों के समुदाय में कि वक्री ग्रह जिस भी भाव में बैठा है उस भाव के पीछे वाले भाव का फल देता है, उस भाव से 12वें भाव का फल देता है। तो हमें यह विचार करना चाहिए कि क्या यह कितना प्रतिशत यह फल देगा। क्या यह सभी कुंडलियों में प्रत्येक वक्री ग्रह जिस भाव में बैठा है क्या वहीं से 12वें भाव का फल दे देगा और यह हमेशा देता रहेगा, या कुछ परसेंट कुंडलियों में देगा और कुछ परसेंट कुंडलियों में नहीं देगा। किन कुंडलियों में नहीं देगा इस पर भी तो विचार किया जा सकता है, क्योंकि यदि एक मत से कोई भी वक्री ग्रह अगर अपने से 12वें भाव का फल दे रहा होता तब तो ये क्लासिकल टेक्स्ट में बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा गया होता। तो इस पर भी बहुत गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। मैं ऐसा समझता हूं कि हाँ, कुछ ऐसी स्थितियां बन जाती हैं जिन स्थितियों में ग्रह जिस भाव में बैठा है और वक्री है तो वह उससे 12वें भाव का फल दे देता है। ऐसी स्थितियां बनती हैं, पर यह कब बनेगा इस पर यह विचारणीय विषय है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। एक विद्वान ज्योतिषियों का ऐसा भी मत है कि जब प्रश्न कुंडली आप देख रहे हो और वक्री ग्रह किसी अमुक भाव में दिख जाए, वक्री ग्रह का जिस प्रश्न की बात चल रही है, जो प्रश्न संदर्भगत है, यदि वहां पर वक्री ग्रह का कोई संबंध बन जाए तो ऐसा कहा जाता है कि वक्री ग्रह उस फल को रोक देता है, व्यवधान डाल देता है। तो यह भी विशेष बात है, इस पर भी विचार करना चाहिए हम सबको। और यह सामान्य अवधारणा है सभी ज्योतिषी लोगों में, सभी विद्वान ज्योतिषियों में, कि वक्री ग्रह जिस भाव में बैठता है उस भाव के फल में बाधा डाल देता है। और इस प्रकार के अनेक विचार हैं वक्री ग्रहों से संबंधित। प्रत्येक विद्वान ने अपने अपने हिसाब से उसको व्याख्या करने का प्रयास किया है। तो इस मामले में मेरे अपने भी कुछ विचार हैं, और जो मेरा अपना विचार है वह मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। यह वक्री ग्रहों के ऊपर एक प्रकार से एक नई श्रृंखला प्रारंभ कर रहा हूं। आने वाले समय में आपके समक्ष वक्री ग्रहों पर और भी गहराई के साथ आपके समक्ष वक्री ग्रहों के प्रत्येक पहलू को, एवरी एस्पेक्ट ऑफ रेट्रोग्रेड प्लैनेट मैं प्रयास करूंगा कि आपके समक्ष रखूं। जैसे कि जब भी बात होती है वक्री ग्रहों की तो सामान्यतः लोग समझाते हैं और बताते हैं कि ग्रह कभी वक्री नहीं होता, ग्रह तो अपनी दिशा में चल रहा होता है, और ग्रह जब अपनी दिशा में चल रहा होता है तो पृथ्वी अपने रास्ते पर चल रही है और हम सब पृथ्वी पर बैठे हुए हैं, और जब हम सब पृथ्वी पर बैठे हुए हैं तो वह ग्रह जो है मंगल हो, गुरु हो, शनि हो, यह ऐसा समय आता है कि जब ऐसा लगता है कि पीछे जा रहे हैं। और जिस तरीके से हम लोग ट्रेन में बैठे हों, दो ट्रेनें एक दिशा में चल रही हों और हमारी ट्रेन तेजी से आगे बढ़ जाती है, तो दो ट्रेन जो दूसरी ट्रेन जो पीछे हो रही होती है, जिसकी गति धीमी दिख रही होती है, वो ऐसा लगता है कि पीछे जाती है। और इस ऑप्टिकल इल्यूजन को, इस दृष्टिगत भ्रम को
वक्रत्व की बात लोग कहते हैं। तो यह तो एक बात हुई, सब लोग इस तरह से उदाहरण तो दे देते हैं, परंतु क्या यह पूरी बात हो गई? अरे भाई, मंगल, गुरु और शनि तो पृथ्वी से बाहर के ऑर्बिट के प्लैनेट हैं। 2 ग्रह और हैं, इन पर भी तो बात होनी चाहिए। एक है बुध और दूसरा है शुक्र। इन बुध और शुक्र पर भी तो बात करनी पड़ेगी ना हमें। बुध और शुक्र के वक्रत्व की बात क्या करें, वह भी तो वक्री हो रहे हैं, वह भी तो पीछे जा रहे हैं, और वो भी ऑप्टिकल इल्यूजन ही है, वो भी ऑप्टिकल इल्यूजन ही है। तो मगर जब उदाहरण लोग देते हैं तो मंगल, गुरु और शनि का तो दे देते हैं, मगर बुध और शुक्र से थोड़ा लोग परहेज करते हैं। तो क्या कारण है कि बुध और शुक्र, जो कि सबसे ज्यादा वक्री हुई, यही दोनों ग्रह होते हैं। ये भी देखिए, इनका वक्रत्व और ज्यादा प्रभावशाली है। ये भी विचार का विषय है, इस पर विचार किया जाना चाहिए जब आप ज्योतिष को पढ़ रहे हैं और ज्योतिष को जानना चाहते हैं, ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, आप जिज्ञासु हैं ज्योतिष विषय के, तो आपको इस पर भी विचार करना चाहिए कि भाई बुध और शुक्र के वक्रत्व का क्या फल होगा। बात हो गई है तो एक छोटी सी बात बता देता हूं। एक सज्जन थे, उनका विवाह तय हो गया था, और जब उनका विवाह तय हो गया तो अचानक से वक्री हो गया उस समय शुक्र। और जब शुक्र वक्री हो गया तो जितने दिन शुक्र वक्री रहा उतने दिन तक उनकी शादी में ट्विस्ट आ गया और शादी बिल्कुल टूट ही गई थी। और जब शुक्र डायरेक्ट हुआ तब उनका विवाह फिर से आगे बढ़ा उस दिशा में। मगर उतने वक्री पने में शुक्र ने दोनों पक्षों की कलई खोल दी, और जो कलई खुल गई तो उसके बाद बात तो ट्रैक पर आने आई, मगर वो जो इतनी कलई खुल चुकी थी तो उसके बाद वो विवाह नहीं हुआ। तो यह भी विचार की बात है, विचार करने की बात है कि भाई ये बुध शुक्र क्या कर रहे हैं। मंगल, गुरु, शनि को तो बताते हैं, इनका भी महत्व है। मैं जब वीडियो बनाता हूं तो मैं वीडियो बनाते समय इस बात पर भी ध्यान रखता हूं कि क्या पक्ष लोगों से छूट रहे हैं, उस पर भी। जिस पक्ष पे लोगों ने बहुत ज्यादा अपनी ओपिनियन दे दी है, शायद मैं उससे मैं दूरी रहूंगा, और मेरा प्रयास रहता है कि मैं महत्वपूर्ण विषय और महत्वपूर्ण विषयों में वह विषय जो कि स्किप हो रहे हैं, जो लोगों से छूट रहे हैं, उस पर भी सामान्य जिज्ञासु को का ध्यान लेकर के जाऊं। इसकी वजह से हो सकता है कि मुझे इसकी बड़ी कॉस्ट भरनी पड़ती है, और कॉस्ट मुझे ये आती है कि सब्सक्राइबर लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, है ना, क्योंकि लोकप्रियता की कमी है। परंतु जो मेरा अपना थॉट प्रोसेस है, मैं उसी थॉट प्रोसेस पे काम करता हूं, और यह आपसे कहना चाहता हूं कि देखिए, शास्त्रों का जो मूल भावना है, उस मूल भावना के विपरीत जाकर के फलित खोजेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। जो हमारे शास्त्रों की मूल भावना है, हमें उसको पहचानना चाहिए। तो देखिए, वक्री ग्रहों के समर्थन में, वक्री ग्रहों के फल के समर्थन में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आता है, फल दीपिका में भी आता है, कि चेष्टा बल की बात होती है। एक बल होता है चेष्टा बल, और ये चेष्टा बल वक्री ग्रहों को अलग ढंग से प्राप्त होता है। तो इस चेष्टा बल को भी समझा जाएगा। तो यह एक अलग ढंग का पक्ष है वक्री ग्रहों का, और उसमें वक्री ग्रह को बल मिलता है। इसी प्रकार से एक मैंने बृहत पराशर होरा शास्त्र में एक बहुत अच्छा सूत्र प्राप्त किया, जो कि सीधे शब्दों में वक्री ग्रह के लिए लिखा नहीं गया है। जहां पर सीधे शब्दों में वक्री शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, पर वह लिखा गया है वक्री ग्रह के लिए ही। बृहत पराशर होरा शास्त्र में एक सूत्र मुझे ऐसा मिला, जो कि मेरे चैनल पर भी मैंने डाल रखा है, किसी एक वीडियो में है, मुझे याद नहीं है किस वीडियो में मैंने डाल रखा है। तो बृहत पराशर होरा शास्त्र का एक सूत्र ऐसा है, जो कि है तो वक्री ग्रह के लिए ही, परंतु वहां पर वक्री शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे, एक वीडियो इस पर भी बनाने का प्रयास करेंगे। एक और विषय आता है कि वक्री ग्रह जो होता है, ऐसा विद्वान ज्योतिषी बताते हैं कि वक्री ग्रह जब होता है वक्री अवस्था में आ जाता है, तो वह पृथ्वी के बड़े नजदीक आ जाता है, और जब वह पृथ्वी के बड़े नजदीक आ जाता है तो बड़ा ज्यादा फल देता है, बहुत ज्यादा फल देने लगता है, बहुत अच्छा फल देता है।
ऐसा लोग बताते हैं। अच्छा भाई, तो इनके एक जो भाई पक्ष है तो उसको पूरा एनालाइज करना पड़ेगा ना। तो जब इस पे विचार किया जाए तो एक बात आती है जो कि हमारे शास्त्रों का मूल बात है। मूल बात इस प्रकार से है कि कोई भी ग्रह जब उच्च का हो जाता है तो वह बली हो जाता है और बड़ा अच्छा फल देता है। और कोई भी ग्रह जब नीच का हो जाता है तब वह उसका फल न्यून हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो अब बताइए, नीच का फल, नीच में तो ग्रह नीचे आ गया और उच्च में ग्रह ऊंचा हो गया, बहुत दूर चला गया। उच्च का ग्रह बहुत ऊंचा ऊपर चला गया और नीच का ग्रह नीचे आ गया। नीचे आ गया मतलब ज्यादा नजदीक आ गया। तो फिर नीच का ग्रह ज्यादा फल दे दे अगर वक्री ग्रह का ये सिद्धांत को आप पकड़ लेते हैं तो क्या बात होनी चाहिए। तो देखिए, मैं आपको एक विशेष बात बताता हूं, ये मेरे गुरु का ही बताया हुआ ज्ञान है और ये बात करीब आज मैं आप 21 साल बाद अपने गुरु की इस बात को याद करके आपको बता रहा हूं। और ये गुरु हमको हमारे ज्योतिष की कक्षा में ही मिले थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो कहते थे कि जब ग्रह उच्च का हो जाता है तो उसकी धीमी गति हो जाती है, उसकी गति धीमी हो जाती है। और जब ग्रह नीच का होता है तो उसकी गति उन दिनों तीव्र होती है। आप ऐसा देख भी सकते हैं, सामान्यतः ग्रह नीच में औसतन कम दिन रहते हैं और उच्च में ज्यादा दिन रह जाते हैं। तो वो ये कहते थे कि जैसे कि हम लोग विज्ञान के अनुभव प्रैक्टिकल जब करते थे, स्कूल में पढ़ के आ जाते थे कुछ भी, तो एक लेंस, जब प्रकाश के बारे में पढ़ाया गया तो हम लोग एक लेंस लेके आए और लेंस ला करके और धूप में एक कागज जलाया करते थे और जो है बच्चों के हाथ पे एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते थे और सूर्य की रोशनी को लेंस से सभी किरणों को एक जगह केंद्रित करके और कभी कभी हाथ में जलन का अनुभव करते थे। तो ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट हुआ करता था। इसी सिद्धांत को वह कहते थे। वो ये कहते थे कि जब ग्रह उच्च का हो जाता है और एक राशि में ज्यादा समय तक रहता है तो वह अपना फल ज्यादा दे पाता है, क्योंकि वह स्थित हो गया और अपने प्रकाश को, अपनी रश्मियों को अच्छे से वितरित कर पा रहा है। एक दृष्टिकोण यह भी उनका था। तो नीच का ग्रह जब होता है तो बहुत तीव्र गति से जब चल रहा है तो उसका फोकस पॉइंट ही नहीं बन रहा है, उसका फोकस बन ही नहीं पा रहा है। जब उसका फोकस नहीं बन रहा है तो फिर वह अपना फल नहीं दे रहा है। तो यह देखिए, वक्री ग्रहों के चलते चलते हमने एक उच्च के और नीच के ग्रह के रहस्य को भी थोड़ा सा उद्घाटित कर दिया। और यह बात मेरी नहीं, हमारे गुरुजी की थी। ये हमको 2004 में हमारे गुरुजी ने हमको बताया था, जो कि हमको ज्योतिष की कक्षा के दरमियान उन्होंने बताई थी बात। तो ये उनकी बात है। पर मेरे मन में यह महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि वक्री ग्रह यदि इतना ही महत्वपूर्ण था तो यह हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस पर खुल करके खूब क्यों नहीं लिखा। यह भी एक विचार की बात है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग वक्री ग्रहों पर जितना विचार किया जाना चाहिए उससे ज्यादा विचार कर रहे हैं। यह मन में मेरे प्रश्न उठता है। तो प्रिय मित्रों, मैंने आपके समक्ष वक्री ग्रहों से संबंधित कुछ अवधारणाओं को प्रस्तुत किया और मैं इन अवधारणाओं के ऊपर अपने विचार को भी व्यक्त करूंगा। साथ ही साथ इस पर कुछ हम जब अपने विचार को प्रकट करेंगे तो कुछ एग्जाम्पल में कुंडली भी लेकर के आपके समक्ष आएंगे। उन कुंडलियों का उदाहरण आपके सम्मुख प्रकट करेंगे। इसके सैद्धांतिक पक्ष को भी थोड़ा सा विस्तृत रूप से हम बताने का प्रयास करेंगे और इसके फलित पक्ष को भी आपके समक्ष पूर्ण रूपेण बताने का प्रयास करेंगे। तो मैं ऐसा समझता हूं कि आप वक्री ग्रहों के रहस्य को जानना चाहेंगे और यदि आप जानना चाहते हैं तो कृपया इस चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब मैं आगे वक्री ग्रह पर अपना वीडियो अपलोड करूं तो आपको यह वक्री ग्रह पर बना वीडियो, मेरे द्वारा बनाया गया वक्री ग्रह पर वीडियो आपके नोटिफिकेशन में चला जाए और आप वक्री ग्रह पर
मेरे दृष्टिकोण को जान सकें, समझ सकें। तो मैं आशा करता हूं कि आप मेरे वक्री ग्रह पर अगले वीडियो का इंतजार करेंगे। आपने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।